एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ ही अबू धाबी में काम करता था। जिस पद पर मैं था उसी पद पर वो भी काम करता था। कंपनी तो बहुत अच्छी थी। मैं 2 बच्चे और पत्नी को भी अपने साथ में रखने का पूरा साधन मुहैया करवाती थी। मेरे दोस्त की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर रह सकते हो। मेरे ही कहने पर उसने अपने पत्नी को अपने साथ ही रखा, क्योंकि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा था मैं नहीं चाहता था मेरे पत्नी के बाद कोई औरत इस तरीके से अपने पति के लिए तड़पे। और इसी वजह से मैंने अपने दोस्त को ये राय दिया कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आओ, दोनों साथ में रहो। और आज मेरे दोस्त ने मुझे अस्पताल में बुलाया था, क्योंकि उसकी पत्नी अस्पताल में एडमिट थी। उसकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। वे आज बहुत खुश था और मुझे बहुत दुआएं दे रहा था और कह रहा था ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। और मैं अपने दोस्त की खुशी देखकर अपने बीते हुए कल में लौट गया, जब मेरी पत्नी अस्पताल में बीमार पड़ी थी। मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बिल्कुल बेबस और मजबूर था। मैं चाहकर भी अपनी पत्नी को नहीं बचा सका था। मैं अपनी पत्नी को हर हाल में बचाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा ही मोहब्बत थी और चाहत थी। लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सका था। मैंने कई साल परदेश में काटे थे ताकि अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा भविष्य बना सकूं, अपने होने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकूं और फिर तसल्ली से जिंदगी बिता सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया था। पैसा तो मैंने कमाया था, लेकिन शायद उसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल सका था, क्योंकि जब मैं लौट कर आया तो मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। ये 12 अप्रैल का शाम था जब मेरे घर वालों का मुझे फोन आया था। मैं उस वक्त अबू धाबी के एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और उसको दौरे भी पड़ रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे जल्दी पैसे भेजने के लिए कहा था। मैंने जमा किए हुए सारे पैसे तो भिजवा दिए थे, लेकिन मेरा दिल तसल्ली में नहीं हो रहा था। मेरा दिल बहुत परेशान था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। इसलिए मैं खुद भी अगली फ्लाइट से वापस आ गया था और काफी दिनों से मेरा और मेरी पत्नी से बातचीत भी नहीं हो सका था, क्योंकि वो बहुत कम ही मुझसे फोन पर बात करती थी। मैं भी फोन करता तो बहुत छोटी सी बात हो पाती थी। वह मुझे सिर्फ यही कहती थी, आप वापस कब आएंगे। उसके एक सवाल पर आकर हमारी बात ही खत्म हो जाती थी, क्योंकि मैं उसे बता चुका था मैं अगले 5 साल तक वापस आने वाला नहीं हूँ। फिर भी वो बार बार यही सवाल दोहराती थी। शायद यही वजह थी हमारे बीच बातचीत कम हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी उसके अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। मैंने उसे बहुत बार समझाया था कि मैं हर साल 1 महीने की छुट्टी पर आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए नामुमकिन है। और वह शायद मुझसे गुस्सा हो जाती थी। पता नहीं क्या बात थी, वह फोन काट दिया करती थी। मैंने भी परेशान होकर उसे फोन करना कम ही कर दिया था। इस बार जब मैंने उसकी बीमारी का सुना और वापसी फ्लाइट ली तो मैं सोच रहा था अब मैं दोबारा अबू धाबी जाऊंगा। ऐसी मुश्किल नौकरी है, ऐसे पैसों का क्या फायदा जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी से ही दूर हूँ और वह भी मुझसे नाराज रहती है। दुख परेशानी में तन्हा है। मेरे घर वाले तो उसके साथ थे, लेकिन एक पति का होना एक अलग बात होती है। और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। उसके अच्छे सेहत के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। मैं हिंदुस्तान वापस पहुंचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला वह अभी भी अस्पताल में है। मैं जल्दी अस्पताल भागा। मेरे माँ और बाप मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। फिर माँ कहने लगी, तुझे वापस आने की क्या जरूरत थी, दुख सुख तो जिंदगी के साथ लगे ही रहते हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाती। मैं माँ के गले लगकर माँ से कहने लगा। मेरे दिल में तसल्ली नहीं हो रही थी, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र लग रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। उससे पहले मैं अपनी पत्नी के पास जाता। डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। मेरे पापा जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी पत्नी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। बुखार दिमाग पर चढ़ गया और इसी वजह से उसे झटके आ रहे हैं। उसके दिमाग ने भी सही तरह से काम करना छोड़ दिया है। कभी कभी वह किसी को पहचानती तक नहीं, कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी तो अभी कम उम्र है, वह अच्छी भली एक बुखार की वजह से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर अफसोस से कहने लगा, ये मामूली बुखार नहीं है, आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग अल्लाह से दुआ करें, बाकी जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ इलाज ही कर सकते हैं। डॉक्टर की बातों ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी।
मैं बहुत मुश्किल से कदम उठा पाया था। अपनी पत्नी के पास पहुंचा था। जैसे ही मैं उसके सामने गया तो वो मुझे जल्दी से पहचान गई। उसने हबीब कहकर मुझे बुलाया था और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि मेरी पत्नी को इंजेक्शन लगा हुआ था। न जाने कितने दिनों से उसके हाथों और पैरों में जगह जगह लग रहे थे। उसके हर जगह नील पड़े हुए थे। आंखों के नीचे हल्के गहरे रंग के काले निशान पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से बीमार लग रही थी। मैं अपनी पत्नी को हंसता खेलता छोड़ गया था, लेकिन अब जब मैं 1.5 साल के बाद लौटा तो उसकी हालत देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई थी। मैंने जल्दी उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जल्दी से उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मेरे इस बात से उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई थी। फिर काफी देर चुप्पी के बाद उसने जो बात कही वह सुनकर मैं बिल्कुल हिल सा गया था। कहने लगी, हबीब, जिंदगी में तो मुझे सही तरह से आपका साथ नहीं मिल सका, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे आखिरी सफर पर आप मुझे अपने हाथों से तैयार करेंगे। मुझे गुस्ल आप ही देंगे और मेरे जनाजे को भी आप ही उठाना। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से एकदम आंसू गिरने लगे थे। मैंने कहा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, हम घर चलेंगे। अभी तो हमें अपने बच्चे की खुशियां भी तो देखनी है। 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में हम अभी तक बेऔलाद थे। मैंने उसे कहा कि जल्दी ही तुम मुझे बताओगी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई और कहने लगे, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उसे आप मेरी वसीयत समझ लीजिए। मेरे आखिरी सफर में आप मुझे अपने हाथों से नहलाओगे, मुझे तैयार करोगे, मुझे कब्र में खुद ही उतारोगे। मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। मुझे इस जहां में ना सही, लेकिन उस जहां में मुझे आपका साथ मिलेगा। मैं आपकी खुशबू अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी के शब्दों ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दिए थे। वह जिंदगी की नहीं मौत की बात कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमारा साथ इतना छोटा सा होगा। मैंने उसे कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन उसके बाद उसके झटके आने शुरू हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। फिर कुछ देर के बाद जो खबर मुझे सुनने को मिली थी, मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा था। मेरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। वो मेरी और मेरी पत्नी की आखिरी मुलाकात थी। वह शायद मुझे वसीयत करने के लिए ही जिंदा थी या फिर मुझे देखना चाहती थी। मुझे देखने के कुछ देर के बाद ही उसकी आत्मा उसका जिस्म छोड़कर चली गई थी। हैरानी की बात ये थी, मुझे देखते ही वो मुझे पहचान भी गई थी। साजिया के बूढ़े माँ बाप रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मेरे घर वाले भी एक तरफ परेशान खड़े थे। इस तरह एक जवान लड़की का दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा गम होता है, और वह भी अचानक बुखार की वजह से। मुझे कल रात ही तो पता चला था साजिया की तबीयत बहुत खराब है। मैं आज सुबह की फ्लाइट से वापस आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसका लंबा साथ नसीब न हो सका था। पता नहीं वह कब से बुखार में थी, कब से बुखार हुआ था उसे। मेरे घर वाले उसे कब अस्पताल ले गए, मुझे किसी भी बात का पता नहीं था। अस्पताल की जरूरी कार्रवाई मेरे भाई ने करवाई और फिर डेड बॉडी लेकर हम घर पहुंच गए। मैं पूरी तरह बेचैन हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जब अपनी बड़ी बहन की आवाज सुनी, वह कह रही थी कि साजिया को गुस्ल मैं और माँ मिलकर देंगे, किसी बाहर वाले बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं है। अचानक ही मुझे साजिया की बात और वसीयत याद आ गई। मैंने जल्दी अपनी बहन को कहा कि उसकी जरूरत नहीं। मैं जिंदगी में शायद अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सका था, लेकिन अपनी बीवी का आखिरी वसीयत जरूर पूरा करूंगा। मैं खुद अपने हाथों से उसे गुस्ल दूंगा और खुद कफन पहनाऊंगा। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। ये मेरा फर्ज है। मेरी बहन ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब तुम अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकते, वह मर चुकी है। तुम्हारा उससे अब निकाह खत्म हो गया है और अब तुम उसके लिए गैर मर्द बन चुके हो और अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। दुनिया वालों को पता चलेगा तो सब कई तरह की बातें बनाएंगे। वे लोग हम पर थूकेंगे। मैं और माँ मिलकर गुस्ल देंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने गुस्से में बड़ी बहन को देखा और कहा, मैंने कह दिया ना, मेरी बीवी ने मरते वक्त मुझे वसीयत की थी, मैं उसे गुस्ल दूंगा। मेरा गुस्सा देखकर कुछ देर के लिए मेरी बहन चुप हुई और फिर प्यार से मुझे समझाने लगी, देखो हबीब, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस बात को आग की तरह फैला देंगे और बात का बतंगड़ बनाएंगे। हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। आज तक कहीं ऐसा देखा ना सुना है कोई शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दिया हो। मैंने गुस्से से कहा, मुझे ना ही लोगों की परवाह है और ना ही इस बात की यहाँ कौन क्या कहेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ये मेरा फर्ज है। मैं अपनी बीवी की वसीयत पर अमल करूंगा। मैं बहन और माँ के ना चाहते हुए भी खुद साजिया को गुस्ल देने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी
और सब लोगों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया जहां मुझे साजिया को गुस्ल देना था। हर कोई अजीब अजीब बातें बना रहे थे। शोहर कैसे बीवी को गुस्ल दे सकता है? ये तो परदेश में जाकर बदल गया है। कम से कम उसके माँ बहन को उसे रोकना चाहिए था। लेकिन मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। मुझे किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जहां मैं और मेरी मरहूमा बीबी साजिया मौजूद थी। अपनी बहन से कहकर गर्म पानी का इंतजाम भी करवा चुका था। मैंने उससे पहले भी अपने दोस्तों को गुस्ल दिया था, इसलिए मुझे गुस्ल का तरीका भी मालूम था। मैंने सोचा था मैं खुद उसे गुस्ल देकर उसकी वसीयत को पूरा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर साजिया के चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम दंग रह गया। उसका चेहरा अस्पताल वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा चौदहवीं का चांद हो। ना ही वो बीमार लग रही थी और ना ही आंखों के नीचे हल्के काले रंग के निशान थे जो कि मुझे अस्पताल में दिखाई दे रहे थे। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी जो महसूस हो रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी लग रही थी। उसे ऐसी हालत में देखते हुए मुझे शादी की वह रात याद आ गई जब मैंने पहली बार उसे देखा था। उस दिन भी वो ऐसे ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी जैसे इस वक्त लग रही थी। जिंदगी ने बहुत जल्दी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। मैं तो परदेश में कब से उसके साथ के लिए तड़प रहा था। मेरा दिल वहां रहकर भी साजिया को याद करता था। मैं उसके साथ अपनी खुशियों को मुकम्मल करना चाहता था। मैं हर वक्त अपनी छुट्टियों के दिन गिनता रहता था। कब 6 महीने बीतेंगे और मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। लेकिन किसी को ना मालूम था कि मैं इतनी अचानक छुट्टी लेकर उसके पास आ जाऊंगा और मुझे अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने को मिलेगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू पाया था। साजिया के चेहरे पर झुक गया। मैं आखिरी बार अपनी बीवी का बोसा लेना चाहता था। उसे बताना चाहता था मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर मैंने उसकी जुदाई में कितने साल बिताए थे, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे भविष्य के लिए ही काटे थे। मेरी आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। फिर मैंने साजिया के बदन पर पड़ी चादर को हटाया और जैसे ही मेरी उस पर नजर पड़ी मेरे हल्क से एक चीख निकल गई। मुझे लगा था जैसे मैं अगला सांस लेना ही भूल जाऊंगा। कितनी ही देर मुझे ऐसे ही बीत गए थे। फिर कमरे का दरवाजा बजा था। मेरी बहन मुझे आवाज दे रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। उन्हें साजिया का वह चोट दिखाया। वह नजरें चुराने लगी। मैंने अपनी बहन से पूछा, ये सब क्या है? साजिया की हालत कैसी हुई? उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका हाल ऐसा था जैसे काटो तो बदन में खून ना निकले। मेरे बराबर पूछने पर मेरी बहन कहने लगी, बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तुम कफन दफन का इंतजाम करो, उसको आखिरी आराम गाह में पहुंचा कर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। बाजी कहने लगी, अगर तुम अभी शोर मचाओगे तो तुम्हारी बीवी का तमाशा बनेगा, इसलिए अच्छा है कि तुम पहले उसे दफना कर आओ। बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी का गुस्ल पूरा किया और फिर उसका कफन दफन शुरू हुआ। उसका जनाजा उठा तो घर में आह और सिसकियां से गूंज उठा, लेकिन मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही किसी का रोना दिखाई दे रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह उलट चुका था। मैं किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा दिया और फिर उसकी वसीयत के हिसाब से उसको खुद से अपने हाथों से कब्र में उतारा। सब लोग कफन दफन के बाद वापस लौट गए थे, लेकिन बहुत देर तक मैं अपनी बीवी के कब्र पर बैठा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। फिर मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया और कहने लगा, अब घर चलो, रात होने वाली है। मैं अपने भाई के सहारे घर लौट आया। मैंने बाजी से कहा, तुमसे एक एक शब्द सच सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताओगी मेरी बीवी के साथ क्या हुआ था? उससे पहले कि बाजी कुछ कहती, माँ कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ, खामखा छोटी सी बात का बतंगड़ बनाओ। तुम्हारी बीवी का टाइम पूरा हो गया था, वह इस दुनिया से चली गई। अब उसके लिए क्या तुम अपने माँ और बहन से सवाल जवाब करोगे? माँ की बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मेरी बीवी मर गई थी। माँ हर बात को बिल्कुल मामूली समझ रही थी। मैंने बाजी की तरफ देखा तो बाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने घूर कर बाजी को देखा जैसे वह न चुप करवाना चाहती हो, लेकिन मेरे जबरदस्ती करने पर बाजी ने जो कुछ बताया वह सुनने के बाद मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। कितने ही पल मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं आया था। बाजी कहने लगी, साजिया बहुत अच्छी और नेक लड़की थी। शादी के बाद तुम पहली बार उसे छोड़कर गए थे। वह बहुत ज्यादा रोने लगी थी। हर वक्त यही कहती थी, तुम विदेश से वापस आ जाओ। वह तुम्हें वापस बुलाने लगी। पहले माँ ने उसे खूब समझाया था कि अगर तुम वापस आओगे घर कैसे चलेगा, लेकिन उसका यही कहना था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इसलिए माँ ने उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। माँ जानबूझकर उसे तुमसे बात ही नहीं करवाती थी
और अगर तुम दोनों बात भी करते तो माँ उसके सर पर सवार हो जाती थी। मैंने कई बार माँ को समझाया, इस तरह मियाँ बीवी के बीच आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन माँ को यही भूत सवार था, कहीं तुम उसकी मोहब्बत में वापस ना आ जाओ। माँ के लिए तुम्हारी कमाई बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि तुम्हारी कमाई से पूरा घर चल रहा था। ये बात तो तुम जानते ही हो कि हमारा छोटा भाई कितना निकम्मा है। वह खुद तो नौकरी करता नहीं और उसके बीवी बच्चे भी तुम्हारे ही पैसों पर पल रहे थे, और माँ का लाडला, और उसी ने माँ को पट्टी पढ़ाई थी। अगर तुम लौट कर आओगे तो उसकी ऐशो आराम खत्म हो जाएगी और तुम बीवी के गुलाम होकर रह जाओगे। इसलिए माँ ने ना ही कभी तुम्हें वापस आने दिया और ना ही तुम्हारे बीवी को सुकून की जिंदगी बिताने दी, बल्कि वो पूरे घर की नौकरानी बनकर रह गई। लेकिन फिर भी साजिया ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। वह चुप से सारे घर का काम काज करती रही, वक्त पर अपनी नमाजें पढ़ती थी और तुम्हारी वापसी की दुआएं करती रही। हर वक्त तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ चाहती थी और मेरी नजर में साजिया का मतलब गलत नहीं था। वह तुमसे शादी करके तुम्हारे घर में आई थी और सारे घर वालों की वह मुफ्त में नौकरानी बनकर बैठी थी और खुद जिंदगी की खुशियों से महरूम थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब 1 महीने के लिए यहाँ आए तो माँ ने बहुत कम वक्त तुम दोनों को साथ में बिताने दिया। तुम 2 साल बाद लौटे थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों मियाँ बीवी को तन्हा नहीं छोड़ा, न तन्हा जिंदगी बिताने दी। माँ ऐसा नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें याद हो तो माँ जानबूझकर तुम्हें देर रातों तक अपने कमरे में रोक लेती थी, और जब तुम वापस आते तो तुम्हारी बीवी थक हार कर सो चुकी होती थी। तुम दोनों में दूरियां बनाना चाहती थी ताकि तुम्हारी बीवी तुमसे लड़े और तुम उससे नाराज हो जाओ, और फिर तुम वापस लौट गए थे। तुम्हारे जाने के 2 महीने के बाद पता चला कि साजिया प्रेग्नेंट है। माँ ने ये खबर हर किसी से छुपा लिया। साजिया को खुद ही डॉक्टर के पास ले गई। माँ ने ये देखा, अब साजिया हबीब के बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसा ना हो हबीब विदेश से घर वापस आकर बैठ जाए और अपनी बीवी की गुलामी करने लग जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने डॉक्टर से कहकर ऐसी दवाई दी थी जिसे उसका बच्चा नुकसान हो गया था, और फिर माँ साजिया को जानबूझकर वह दवाई दी थी जिससे उसका प्रेगनेंसी खराब हो गया था। तुम्हें ना ही उसके प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया था और ना ही बच्चे की खराब होने का बताया गया था। माँ ने साजिया को धमकाया और कहा, तुम प्रदेश में परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम्हें ऐसी कोई बात ना बताई जाए, और इसी तरह तुम्हें भनक तक नहीं लगने दिया गया। और जब साजिया तुमसे बात नहीं करती थी तो तुमने भी चुप्पी लगा ली। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद साजिया को असलियत का पता चल गया। उसकी प्रेगनेंसी सास की वजह से खराब हुआ था। वह डॉक्टर से मिलने गई थी तो डॉक्टर ने उससे बातों ही बातों में पूछा था उसने अपना बच्चा खराब क्यों करवाया था। तब जाकर साजिया पर यह हकीकत खुल गई थी। उसका बच्चा कुदरती तौर से खराब नहीं हुआ था, बल्कि माँ की वजह से खराब हुआ था। वह यही बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन माँ ने उस दिन के बाद से साजिया के साथ मार कुटाई शुरू कर दिए थे, और इस डर से कहीं वह तुम्हें सच न बता दे। माँ ने उसके साथ मारपीट का भी सिलसिला शुरू कर दिया था। वह बेचारी घर का काम करती और माँ की मार भी खाती थी। उसके बूढ़े माँ बाप उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने उसे वहां भी जाने ना दिया। माँ को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की साजिया को बचा लूं, लेकिन नाकाम रही। मैं शादी के बाद अपने ससुराल अपने घर में रहती। कभी कभार यहाँ आती तो साजिया को देखकर मेरा दिल जल उठता था। साजिया बस मारपीट की आदी हो गई थी। वह अपने हालात से राजी हो गई थी, क्योंकि उसे मालूम हो गया था वह लाख मिन्नतें करेगी लेकिन तुम वापस नहीं आओगे। दिन रात घर के कामकाज करते करते उसे बुखार हो गया। पता नहीं कब से उसे अंदर ही अंदर बुखार था जो उसके हड्डियों में उतर गया था, और फिर वही बुखार इतना जोर से आ गया कि उसके दिमाग पर चढ़ गया, और उसके बाद तो उसको झटके आने लगे, और बुखार की वजह से ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन वो यहाँ तक जिस हाल में पहुंची थी उसकी जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं। मुझे तो लगता है कहीं न कहीं मैं भी उसकी कातिल हूँ। ये कहकर बाजी जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर छत गिरा दी हो। मैं हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा, जो खुद भी औलाद वाली थी। फिर वो किसी और के औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। माँ के चेहरे पर शर्मिंदगी के असर दिखाई दे रहे थे। मैं हैरान था, वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने बेयकीनी से अपनी माँ को झकझोर कर रख दिया और पूछा कि क्या माँ, आपने मेरा बच्चा खराब करवाया था? क्या आपने मेरी बीवी के साथ मार कुटाई की थी? क्या आप उसके साथ ज्यादती करती थी? माँ के पास मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं अपने पूरे भारी भरकम शरीर को लेकर जमीन पर बैठ गया।
बहुत भरोसे के साथ मैं अपनी बीवी को अपने घर वालों के भरोसे छोड़ गया था। ये सोच कर कि मेरी माँ उसे बेटी समझकर मोहब्बत देगी, मेरा भाई उसे बहन समझेगा और मेरी कमाई पर वह ऐश करेंगे, खुद कुछ वक्त पैसा जमा करके वापस आ जाऊंगा, फिर हम अपना अलग घर बना लेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरे पीछे ये सब होगा। माँ हमेशा से ही मेरे छोटे भाई को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी हर बात को अहमियत देती थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था मेरे भाई और उसके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए माँ मुझे और मेरी औलाद को इस तरह नजरअंदाज करेंगी। क्या कोई माँ औलाद में इतना बड़ा फर्क भी कर सकती है? मेरी हालत देखकर माँ मुझसे माफी मांगने लगी। उन्हें अंदाजा नहीं था मेरी बीवी इस तरह अचानक इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन मैं अपनी माँ को माफ नहीं कर पाया। मैं कैसे उन्हें माफ करता? उन्होंने सिर्फ मेरी बीवी के बल्कि मेरे बच्चे की जान ली थी, बल्कि उन्होंने तो मुझे मेरे जीने की वजह छीन ली थी। मैं किस रिश्ते से भरोसा करता, किसका हाथ पकड़ता, किसके कंधे पर सर रख कर रोता? मेरी माँ और मेरे भाई ने मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा था। मेरे परदेश की कमाई के लिए उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया था। मैं जल्दी वापसी के लिए अपना सामान समेटा और बाजी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं ना रुका। बाजी बहुत शर्मिंदा थी, उनके सारे जुल्म और सितम का हिस्सा नहीं बनी थी, लेकिन कहीं न कहीं चुप रहकर उन्होंने भी गुनाह किया था और उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था। इसलिए वो मुझे गुस्ल देने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं साजिया के जिस्म पर मौजूद जख्मों को देख लूंगा और हकीकत जानने की कोशिश करूंगा। और वाकई जब मैं अपने बीवी के जिस्म से चादर हटाई तो नील के निशान और जख्म देखकर मेरी जान निकल गई थी। आज मुझे वापस अबू धाबी आए हुए 5 साल होने वाले हैं। अब मुझे किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं। मैं दोबारा कभी शादी नहीं करना चाहता और ना ही हिंदुस्तान लौटना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि क़यामत करीब है और अब अपने ही सगे रिश्तों पर भी भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ भी हो जाएगा, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कसूरवार मैं ही हूँ, क्योंकि साजिया से निकाह मैंने ही किया था, मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मैंने उसे अपने घर वालों के हवाले क्यों छोड़ दिया? मैं सभी विदेश में रहने वालों मर्दों से ये बात कह रहा हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए अपनी बीवी और अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करे, अपनी खुशियों को पैसों के खातिर खराब ना करे। जो औरत आपसे निकाह करके आपके भरोसे आपके घर आती है, उसे अपने घर वालों के हवाले ना छोड़ दे। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं तो खुद जला हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ अब किसी का घर बर्बाद ना हो। मैंने जो किया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता और दिन रात उस गुनाह के तले दबे दबे मुझे घुटन महसूस होती है और मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आती है। मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करिए कि मेरे गुनाह कम हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।